हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कल 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम जो भी 120 क्वेश्चन है टोटल मिला के, तो 120 नंबर के क्वेश्चन का पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर होता है। तो कल हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों आप लोगों के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हमें अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए हम दोस्तों चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फटाफट। और जिसमें मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना है, उसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है जड़ी बूटी, सी है लाइकेन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो ट्रेंड ही वहाँ का बिहार शिक्षक भर्ती का जो ट्रेंड है 5 ऑप्शन का, ये तो है ही है। और काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि ये चौथे और पाँचवें, क्योंकि इसमें लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, इसमें क्या लगाऊं मैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मतारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाइकेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन की बात करें तो ये आर्द्र भूमि, वन, शुष्क भूमि या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामसर सम्मेलन की बात करिए किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये दोस्तों हो जाएगा किससे? आर्द्र भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तीसरा है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इटाई इटाई जो रोग होता है किसके कारण होता है? लोहा, कैडमियम, पारा या फिर कोई नहीं, सॉरी एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि इटाई इटाई जो रोग है, इटाई इटाई रोग क्या है, मतलब किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटाई इटाई की बात करें तो ये हो जाएगा कैडमियम, ठीक है, इटाई इटाई कैडमियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू, स्वास्थ्य को इन सीटू बोलते हैं, संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यान, बी है वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है वनस्पति उद्यान, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनस्पति उद्यान। क्या हो जाएगा? वनस्पति उद्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन, किलमेट्स, ओडम या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ओडम के द्वारा, ठीक है, ओडम के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित करता है, SO2 जो प्रदूषण है वो क्या सूचित करता है? मैनग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, ऑर्किड के द्वारा या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो SO2 जो प्रदूषण है वो सूचित होता है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है, क्या सूचित होता है दोस्तों? SO2 जो प्रदूषण होता है, SO2 प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने पर लाइकेन क्या होता है? वो काला हो जाता है। तो हमने ऑप्शन बताया, इसका राइट आंसर बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन के द्वारा। SO2 प्रदूषण होता है लाइकेन के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। देखिए ईबीएस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, सारे ईबीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है बताइए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ना तो मध्य प्रदेश होगा, ना पश्चिम बंगाल होगा, ना उत्तर प्रदेश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपको बता देती हूँ, गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। तो ऑप्शन में गोवा तो है नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन पांचवा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
IUCN मुख्यालय, IUCN, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्जरलैंड में है, या फिर एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है? किस में है बताइए? IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है IUCN का मुख्यालय। अच्छा, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसका तो जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो 1948 में, कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखती हूँ। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा को अवशोषित होती है? 10%, 15% या फिर 5%? बताइए कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10%। ठीक है, 10% ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मरुखिद, बी है लवणोखिद, सी है जलोखिद, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं इसकी बात करें, देखिए अगर इंग्लिश होता ना तो मैं आपको बता दी, क्योंकि हिंदी में ना काफ़ी बच्चे जो है साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी के जो लैंग्वेज होते हैं ना वो मुँह से निकलते ही नहीं है। अगर इसका इंग्लिश दिया होता तो शायद बच्चे पहचान भी जाते। दैट्स व्हाट, कोई नहीं। तो श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं इसकी बात करते हैं। श्वसन मूल की बात करेंगे तो ये किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा मखरूद मरुखिद में। कहाँ पर होता है? मरुखिद में होता है श्वसन मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं, कौन सा है? SO2 है, ओजोन है, पैन है, एक से अधिक है, या कोई नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषक की बात करें दोस्तों, तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, कौन है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। द्वितीयक प्रदूषक होता है ओजोन। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक में से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पैन है, और पीएनबी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं, तो द्वितीय प्रदूषक यही होते हैं। द्वितीय प्रदूषक में दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, उपरोक्त में से एक से अधिक, आपने बताया ना, SO2 भी है ना, SO2 भी होता है, एंड ओजोन भी है, पैन भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है सही। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए श्वसन मूल की बात करते हैं, तो ये जो था लौड़ोखिद होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, और इसका होता है चौथा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो लौड़ोखिद में होता है। अगर द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो SO2, ओजोन, पैन तीनों है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम दिया गया था। बताइए किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। हकल द्वारा, अल्टन द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो परिस्थिति तंत्र की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, तो किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? केरल में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है। हमने सोचा कि मैथ के क्वेश्चन छोड़ के हमने सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। रीजनिंग है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब पूरा पेपर है सिर्फ मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ में मुझे सॉल्व करना पड़ता तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है ना, इसलिए नहीं लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो में सोचेंगे कि मैथ के भी कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप रीजनिंग के देख सकते हैं। मदन के भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? मदन करण का भाई है, मदन करण का पुत्र है,
मदन करण का अंकल है या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। मदन के जो भाई हैं, मदन के भाई के जो अंकल हैं वो करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मदन करण का भाई है। क्या है? मदन करण का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में जो लुप्त अक्षर है उसको ज्ञात करना है। वाई टी ओ दिया गया है ना, इसके आगे देखना है मेरे को, वाई टी ओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ना, सबसे पहले अगर रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर अल्फाबेट में क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए से जेड तक एक जगह, ए से जेड तक लिख लेना है। ठीक है, आपको देखना है कि वाई के बाद, मतलब कि वाई के बाद कितने डिजिट पर जो टी है, और टी के बाद ओ कितने में है, ओ के बाद क्या आएगा, है ना। तो देख सकते हैं वाई, वाई के पहले अगर हम माइनस करेंगे तो टी आएगा। कितना माइनस करेंगे? -5 करेंगे, 5। ठीक है, और टी के बाद अगर टी के पहले अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो ओ आ जाएगा। अगर ओ के बाद अगर हम करेंगे तो जे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जे होगा। और जे के बाद फिर हो जाएगा डी, सॉरी ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। यहाँ पर जे होगा और यहाँ पर ई होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको ये आकृति दी गई है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 11 त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा 3 किलोमीटर, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर क्या करती है? आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वो दाएं 2 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ करके फिर 3 किलोमीटर चलती है, और अपने बाएं क्या करती है? वो बाएं तो इधर हुआ ना, बाएं इधर मुड़ जाती है और सीधा चलना शुरू कर देती, बाएं मुड़कर सीधा चलती है, सीधा चलने लगती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? सिंपल सा आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। इधर तो पश्चिम होता है, पूरब है। देखिए, देखिए, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब चलिए, हमने देखा कि जो आशा है ये 3 किलोमीटर कैसा है? दक्षिण की ओर चल रही है, इसे 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, उसके बाद में दक्षिण की ओर चलती है, और फिर दाएं जो है 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर फिर चलती है। 3 किलोमीटर बराबर हो गई है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 है। ठीक है, और अपने बाएं, बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू कर देती है, बाएं मुड़ करके सीधा चल रही है, सीधा चल रही है। अब आपको बताना है किस दिशा में चल रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में तो चल रही है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, पश्चिम में चल रही है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। आपको गलत संख्या कौन सा है इसको ज्ञात करना है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 872 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ होता है यू आर गुड, 637 का अर्थ होता है वी आर बैड, एंड 368 का अर्थ होता है गुड एंड बैड। तो उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है? एंड को क्या दर्शाता है? एंड को क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। ठीक है, 8 दर्शाता है, ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी निश्चित कोड में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कोड में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AMJXVS। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दोहराव के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए किसी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5वां। ठीक है, ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी हाइट के मतलब इतना डिजिट दिया गया है के रूप में कोडित किया जाता है, और लूज को इतने के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? मोबाइल के लिए कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सा प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले होते हैं प्राध्यापक, है ना। दूसरा प्राध्यापक होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं। उसके बाद में प्रधानाध्यापक के बाद में होते हैं, दूसरा हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। पहले प्रधानाध्यापक होते हैं, फिर सह प्राध्यापक होते हैं, उसके बाद में सहायक। तो 2 1 3, 2 1 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर।
चलिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग की बात करें तो वो किस प्रकार की तरंग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो होती है वो कैसी होती है? अनप्रस्थ और विद्युत दोनों होती है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? इसका होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? वो होता है 1024 MB के, 1024 MB के। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, या कौन सी अपक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? उदासीनीकरण अपक्रिया है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? पीयूष ग्रंथि के कार्य की बात करें तो पीयूष ग्रंथि की कार्य का होता है, देखिए, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, चौथा हो जाएगा। देखिए, पिट्यूटरी जो ग्रंथ होती है इसी को अक्सर शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह कई हार्मोन जैसे कि TSH, TACTH एंड अन स्रावित करती है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोनों में से एक है। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बौनापन हो जाता है। क्या होता है? बौनापन हो जाता है। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि, हार्दिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय और अंडकोश सभी मास्टर ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोन्स मेडुला सेरिबेलम। सेरिबेलम है, ब्रम नहीं है। सेरिबेलम से जो सेरिब्रम होता है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वो है पोन्स है, मोड्यूला है, सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्थिर ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म के द्वारा सफेद कपड़े के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग है जो अधिकतम विचलित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी। ऑप्शन बी, बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होते हैं? जब मेघ गर्जन होने लगे तो उस समय पर क्या सुरक्षित होगा? हमको क्या करना चाहिए? अगर मेघ गर्जन हो रहा है तो उस समय पर छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। खुली जगह में नहीं खड़े होना चाहिए, खुली छतरी लेकर नहीं चलना चाहिए, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए मेघ गर्जन के समय। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती। कैसी होती है? स्थिर रहती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जैसे जब कोई नेत्रदान करते हैं तो दाता जो होते हैं ना वो अपनी आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्निया को। किसको? कार्निया को, ना कि पूरी आंख, ना ही लेंस को। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोबालामिन। क्या होता है? कोबालामिन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हल्दी है, खाने का सोडा है, सिरका है, या फिर एक से अधिक है या कोई नहीं है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्दी है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? क्या मिलाना चाहिए? बताइए क्या मिलाना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ को। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट है। कार्बनिक पदार्थ को जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ को मिलाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य का जो मान होता है वो होता है, कितना होता है? ये होता है -4
59.4 अंश फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? कौन सा बांध है जो महानदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महानदी बांध जो है कहाँ पर है? दुधवा में है, घुमावदार घुमरापदर बांध है या हीराकुंड बांध है? बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक है। चौथा है देखिए जो दुधवा है, दुधवा कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महानदी पर बनाया गया है दुधवा बांध। हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड की अगर हम बात करें तो वह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर बना है। घुमराबदार बांध की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद करंट के क्वेश्चन है। तो अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में था वो किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेरूसलम। जेरूसलम में है। कहाँ पर है? जेरूसलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है? आपको बताना है कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य कौन कौन सा है? ठीक है, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम। एक से अधिक है या कोई नहीं? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। चौथा है। ठीक है, देखिए नाटो के सदस्य की बात करें तो नाटो के सदस्य जो संस्थापक सदस्य हैं जैसे कि कौन कौन से हैं? बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड है, इटली है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है। ठीक है, तो नाटो के इतने सारे सदस्य हैं। और 31वां सदस्य जो है कौन सा है? तो बताइए फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कथन दिया गया है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। G20, ब्रिक्स, G7, एक से अधिक या कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए G20 से है संबंधित। G20 से संबंधित है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य वसुदेव कुटुंबकम, याद आया? G20 से है। चलिए आगे देखते हैं। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चौथा। चलिए कौटिल्य किस स्थान से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में प्राध्यापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चौथा है। चौथा। ठीक है, देखिए बिहार में 1781 का विद्रोह भारतीय राज्य बिहार में कुछ जमींदारों और सरदारों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, देखिए अधिकांश विद्रोही जमींदार दक्षिण बिहार से थे तथा संभवतः बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण उनके राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न होने के कारण विद्रोह करने के लिए प्रेरित हुए थे। विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम थे। इसके बाद अंग्रेज इस क्षेत्र में फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम हो गए तथा जिन जमींदार को हटा दिया गया था उनके स्थान पर वफादार जमींदारों को स्थापित कर दिया गया था। जरूरत पड़ने पर राजस्व प्रदान करने के लिए इन पर जमींदारों पर भरोसा किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1272। 1272 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अमित क्षत्रिय। कौन है? अमित क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छेड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना ने।
सी से चाइना हो जाएगा, C919 चाइना वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कीर्तिराज सिंह की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह जो थे वो भारोत्तोलन, किसे भारोत्तोलन से संबंधित है? भारोत्तोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सिवान ने। किसने? सिवान ने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? न्यायालय किसको जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिट। क्या जारी कर सकता है? रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अबोहा तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है दिल्ली है, रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और मणिकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है GT तिवारी के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की किस्मों फसलों की स्थानीय नाम क्या कौन कौन सी हैं? तो उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा अमन है, साली है और अघानी है। अमन, साली और अघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा की मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पांचवा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटबंधी में आता है? तो शीत कटबंध में क्या आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सातवां छठवां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही पूछा गया है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो चौथे में, कौन सा कथन है 16वें में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33%। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय क्रम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्या हो जाएगा? चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए झूम कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है, कृषि की एक प्रथा है जहां भूमि या वन भूमि के एक टुकड़े को साफ किया जाता है तथा उसे जला दिया जाता है। भारत में कृषि के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेना, उड़ीसा में पामाडामी और कोमार या ब्रिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टरे, हिमालय पेटी में खेल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो दहिया, पोदू, बेबर ये सारे हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मलोका। क्या हो जाएगा? मलोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने कल 30 क्वेश्चन को कल हम वहाँ पर डिस्कस थे पार्ट फर्स्ट में 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और उसके बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन और बचे थे उसको अपने आज यहाँ पर 120 पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 पार्ट में करके हमने जो 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में फीमेल वाला जो पेपर हुआ था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।
आपको सेशन कैसा लगा आप इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसने पेपर नहीं दिया था उनको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा पेपर आते कहाँ से, क्वेश्चन आया है कहाँ से, पूरा एनसीईआरटी बुक से आए हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और तैयारी अच्छी कीजिएगा और सिलेक्शन लेकर रहिएगा, ठीक है। तो अब हम कल से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो, उनसे बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।